उनकी दुख दर्द को खत्म करना होता है जड़ से, ताकि वो खुशहाल जिंदगी अपने घर में जी सके। जब से जुड़े हैं हमको इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे कि असहाय लोग को मदद करते हुए। किसी को आधी रात में ब्लड की जरूरत हो, अच्छा 10 मिनट में उनको ब्लड हाजिर। अच्छा, प्रेग्नेंट ले वो मेंटली थी और प्रेग्नेंट भी थी, उसके साथ रेप कर दिया। रेप कर दिया, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था। संस्था के खिलाफ कितने एमएलए विधायक हो गए और उनसे पर्सनली उनको बोला गया कि तुम हमारे पास क्यों नहीं आया, उनके पास क्यों गया। तो हम लोग बहुत जिस चीज की भी कमी है उसको पूरा करते हैं। हाँ बहुत पूरा करते हैं। हम लोग को जो कमी है, जो असहाय लोग है, जो शादी ब्याह नहीं करवा सकते हैं, अनाथ आश्रम है, वहाँ चली जाऊं, एक आवाज उनके कान में पड़े, हमारी टीम का खुश हो जाती है कि आज आई है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बिहार के वो महिलाएं मौजूद है जिन्होंने बिहार में तहलका मचा कर रखा है अपने कामों से। इनके जो काम है आप जान जाइएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो 3 महिलाएं आप मेरे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके ऐसे ऐसे कारनामे हैं जो आप अगर आप इनके कारनामे सुन लेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ये महिला मतलब लेडी होकर, जो महिला होकर इतने इतने बड़े बड़े काम को ये लोग अंजाम कैसे दे रही है। मैं आपको काम नहीं बताऊंगा कि आखिर ये काम करती क्या है। अगर आपको काम जानना है तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये ऐसा काम करती क्या है जो पूरे बिहार में एक से एक यूट्यूबर आकर इनका वीडियो ले रहा है, इंटरव्यू बना रहा है, एक से एक पत्रकार आ रहा है इनसे इंटरव्यू लेकर और ये अपलोड कर रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ऐसा ये काम करती क्या है जिसे बिहार में इन्होंने तहलका मचा कर रखा है। क्या नाम हुआ आपका मैडम? मैं बबली कुमारी, हाँ। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की फाउंडर हूँ। अच्छा मैडम, आप लोग का काम से पूरा बिहार में भूचाल आया हुआ है। आप लोग ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो आप लोग पूरा बिहार अभी अस्त व्यस्त हो रखा है, आप लोग के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है। एक से एक बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आपके पास आ रहे हैं। अभी मेरे सामने आपके पास 4 या 5 फोन आ गए हैं आपके पास। ऐसा क्या काम कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअली बहुत कुछ खास नहीं है, जो आप लोग कर रहे हैं वही हम लोग कर रहे हैं। बट हम लोग का काम जेन्युइन तरीके से किसी के फेस पे खुशियां लाना होता है, मुस्कान लाना होता है। ये नहीं कि थोड़ा देर के लिए गए, बातें किए, चले आए, वो चीजें नहीं होता है। उनकी दुख दर्द को खत्म करना होता है जड़ से, ताकि वो खुशहाल जिंदगी अपने घर में जी सके, अपने बच्चों के साथ जी सके, अपने परिवार, अपने समाज में इज्जत से वो रह सके। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये इनका मतलब क्या भोलापन कह सकते हैं। ये काम नहीं बताया इन्होंने कि ये काम क्या करते हैं। मैं बताता हूं कि ये काम क्या करती है। जो महिलाएं आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, इनके काम क्या है। जो भी गरीब परिवार से आता है, जिसके गरीब परिवार में मान लीजिए बेटी है और उसके शादी नहीं हो पा रहा है, ये लोग अपने पैसे से उन गरीब परिवार में जो जन्मी है बेटी, जिसको दिक्कत है, जिसके पिता को दिक्कत है, शादी नहीं हो पा रहा, उसका आप लोग शादी करवाते हैं। तो बताइए ये काम जो है, पहला नंबर बताइए, ये काम आप क्यों स्टार्ट किए, कब स्टार्ट किए? ये आज से लगभग 10 साल पहले मेरे पास एक ऐसे ही रोती भी लगती एक महिला मुझे मिली और वो राजपूत परिवार से थी। अच्छा। बट स्थिति परिस्थिति उसको इस मोड़ पे ला दिया कि वो 1 रुपये खर्च करने की स्थिति में नहीं थी। तो वो रोने लगी, तो मैं बोली कि आप टेंशन ना लीजिए, पहले अपनी बच्ची से मुझे मिलवाइए। फिर मैंने उनकी बच्ची से मिली और मैं बोली कि पहले इनको कुछ सिखाइए, क्योंकि चलिए आज मैं शादी कर दूं, ये जाए घर में, फिर वापस ये वही जिंदगी जी, और फिर जब इनके बच्चे हो और ये खुद बोले, ये खुद फिर आप ही की तरह किसी हमारे जैसे के सामने आके बोले कि हम ऐसे कष्ट में हैं, तो वो दिन ये ना देखे। इसके लिए पहले मैं आपकी बच्ची को कुछ सिखाना चाहूँगी ताकि घर में जाके वो सेल्फ डिपेंड बने। तो फिर मैं उससे मिली और उसको मैंने जो है स्टिचिंग और ब्यूटिशियन का मैंने कोर्स कराया अपने पैसे से। अपने पैसे से। मतलब इसमें मुझे सपोर्ट मिलती है, हस्बैंड से, हस्बैंड भी करते हैं। और अब तो धीरे धीरे जैसे कोई ब्यूटिशियन जिनका पार्लर है, तो वो बोलती है कि अगर ऐसी कोई है तो आप भेज दीजिए, मैं फ्री में पूरा सिखा दूंगी। जिनको सिलाई में मुझे खुद आती है और मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं उनको स्टिचिंग सिखा के उससे लेवल पे उनको मैं परिपूर्ण करूँ सिखा के। मुझे कंप्यूटर की पूरी नॉलेज है, मैं बैठ करके उनकी पूरी मैं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देती हूँ। टैली का फंडामेंटल जो भी चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करती हूँ, मैं खुद मैं सिखाती भी हूँ। जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आप बताते हैं। जो भी कंप्यूटर का होता है मैं खुद सिखाती हूँ। अच्छा। प्लस अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो गई सीपीयू वगैरह में, तो मैं उसको खोल के कैसे ठीक किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं खुद उनको सिखाती हूँ, कि ताकि जब कुछ हो जाए तो वो बाहर से बुलाए मैकेनिक को, वो एक्स्ट्रा पैसे ले, तो मैं वो सारी चीज़ की ट्रेनिंग मैं खुद देती हूँ। वह तो इसी सब क्रम में मैंने उसे पहले ट्रेन किया। उसके बाद जब उसे आ गया तो मैं सोची कि देखो अभी तो पार्लर नहीं खुलेंगे
देंगे, बट इतना तो करो कि जो तुम्हारे आसपास जानने वाले हैं उनको तुम जो है ये सब चीज़ों की सुविधा दो। वो तुमको जो भी स्वेच्छा से पैसे दे दे, कम से कम ये तुम्हारी खुद की मेहनत की हो गई। उसके बाद फिर मैंने उनके मम्मी से बोला कि आप इनके लिए लड़का आप ढूंढिए, खर्च हमारे अच्छा, फिलहाल शादी के टाइम पे। अच्छा। फिर उन्होंने लड़का ढूंढा और उस समय इतने मेरे साथ नहीं थे लोग, तो मैंने संतोषी माँ के मंदिर में वहाँ के पुजारी से बात करके वो मंदिर बुक की और उसके बाद मैंने जो है उस बच्ची की शादी, कन्यादान भी मैं और मेरी फ्रेंड है तो हम दोनों ने उसका कन्यादान भी किया, विदाई उदाई करा के घर आए। और वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि ऐसे न जाने और कितने माँ बाप होंगे जो घूम रहे होंगे कि हमारी बच्ची का कैसे होगा, जिनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, कैसे होगा। तो फिर वहां से मेरे दिमाग में कुछ तो ऐसा करना होगा। मैंने बहुत सारे संगठन से जुड़े, मतलब अनगिनत संगठन से मैं जुड़ी, जो बिहार लेवल पे, इंडिया लेवल पे भी था, बट मैंने हर जगह देखे क्या कि फोटो शूट बहुत होता है, थोड़ा किए दिखावा बहुत हो गया। और फिर वो मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत जगह पे हूँ। धीरे धीरे और कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा हुआ कि मैं उस जगह से कुछ सीख भी रही थी कि ऐसे मतलब लोगों से कनेक्ट करके ऐसे काम भी होते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम व्यतीत हुआ, फिर हमारी फ्रेंड लोग हमारे साथ आती चली गई। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये आपके फ्रेंड हैं? हाँ, ये फ्रेंड है, पूनम जी हैं। अच्छा। और हमारी जो संस्था है सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, उसकी सचिव भी हैं। अच्छा। और ये हमारी फ्रेंड रानो गुप्ता जी हैं और ये जो है हमारी संस्था की प्रेसिडेंट भी हैं। अच्छा। अच्छा, मान लीजिए क्या नाम है? रेणु जी? पूनम जी, माफ कीजिएगा। तो पूनम जी, इनको तो संतुष्टि मिलता है, मान लीजिए किसी का मदद करके, कोई भी आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत नहीं है उसका शादी करवा दी उनका लड़की का, तो इनको संतुष्टि मिलता है। आपको क्या मिल रहा है? मुझे भी, हम तो 2 साल से इसमें जुड़े हैं। पहले तो हम आप अपने मन से जुड़े कि आपको खींच के लाई? नहीं नहीं, सच सच बताइए। नहीं, पहले तो देखिए हम एक मीटिंग में आए। अच्छा। और इनसे हम वार्तालाप हुआ, उसके बाद फ्रेंड बन गए। उसके बाद एक कॉल की कि आप इसमें जुड़ना चाह रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम देखे, हमको बहुत अच्छा लग रहा था इनका काम देखकर। तो इसमें भी जब से जुड़े हैं हमको इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे कि असहाय लोग को मदद करते हुए, जैसे कि शादी विवाह करवाना है, जैसे कि सरकारी स्कूल में जैसे पंखा नहीं है उसको पंखा डोनेट करते हैं, सिलाई मशीन भी ये संस्था सपोर्ट करती है, बहुत सारा चीजें हैं। तो हम लोग बहुत जिस चीज की भी कमी है उसको पूरा करते हैं। हाँ, बहुत पूरा करते हैं हम लोग को। जो कमी है, जो असहाय लोग है, जो शादी ब्याह नहीं करवा सकते हैं, वो सही में बताई ना कि वो लड़का ढूंढने का उनका काम है और उनका व्यवस्था, पूरा शादी का खर्च हम लोग पूरा टीम मिलकर हम लोग करते हैं। ये कहीं बाहर से हम लोग का फंड नहीं आ रहा है, जो हम लोग का ग्रुप है वो उतना ही मिलकर जिसको जितना होता है उतना हम लोग करते हैं, अच्छे से करते। लेकिन इसमें बहुत शांति और सुकून मिल रहा है, हम लोग को अच्छा लग रहा है ये कर कर। और आगे भी करते रहेंगे, हम लोग को आएगा और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। आगे भी करते रहेंगे। तो अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग इतना मदद कर रहे हैं, तो पहला सवाल है कि पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो हम लोग, मान लीजिए कि आप किसी लड़की का शादी करवा रहे हैं, किसी को मान लीजिए कि मंदिर में करा दिए तो चलिए ठीक है कि वो थोड़ा बहुत खर्च में हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को शादी करना है, मान लीजिए पूरा बारात के साथ बोल रखा है कि 150-200 बारात आएगा, तो उसका खर्च, उसमें तो खर्चा बहुत ज्यादा लगेगा, उसका पैसा आप लोग कहाँ से ला रहे हैं? हम लोग सब अपना पॉकेट मनी निकालते हैं। अच्छा, और क्या बात कर रहे हैं? कितना पॉकेट मनी जमा कर रखे हैं? ऐसे नहीं, जो मिला तो अपने ऊपर कम खर्च करके दूसरे पे कर देते हैं अच्छा, कि सपोर्ट। अच्छा, हस्बैंड आप लोग को सपोर्ट करते हैं ऐसे सिचुएशन में। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि अगर बारात आती है दरवाजे पे, तो हम लोग का टेंशन होता है कि वहाँ पे आपका कैटरिंग वाले, डेकोरेशन वाले, लाइट वाले, टेबल कुर्सी वाले, तो वो सारी में हम लोगों का खर्च नहीं होता है। हमें सपोर्ट करते हैं शहर के जो कैटरिंग वाले होते हैं, डेकोरेशन वाले होते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। मैं एक कॉल करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आप इतने जगह पैसे से कर जाते हैं, 1-2 गरीब लड़की आप उनका पैसे कर दो, वो बहुत अच्छे से खुशी होके आते हैं कि नहीं बताइए ना कहाँ करना है। और बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का डेकोरेशन, लाइटिंग, कुर्सियाँ, स्टेज, सारा उनके जब वो बहुत खुशी होके वो करते हैं। कैटरिंग वाले वो सारा मदद करते हैं? हाँ, मतलब वेटर से लेके बर्तन से लेके सारा देते हैं, बाकी सामानें सारा हम लोगों की तरफ से होती है, बट इन सब चीजों में उनकी बहुत सपोर्ट होती है। बहुत। अभी तक क्या लग रहा है, कितने लोगों को शादी करवा रहे हैं? 10 लड़की के तो हो चुका है। 10 लड़की का हो चुका एक और लड़की है, मुस्लिम है,
उनका अभी शादी करना है। तो मुस्लिम है तो क्या हिंदू रीति रिवाज से शादी कराइएगा कि मुसलमान? उनकी जरूरत का सामान हम लोग देंगे अच्छा और वो लोग शादी खुद अपना मर्जी से करेंगे। अच्छा, आप मतलब जो भी सामान होगा प्रोवाइड करवा दीजिएगा। मदद करेंगे हम लोग, उनकी जरूरत का चीज जो होता है वो देंगे और उनके गार्जियन जो है वो करेंगे अच्छा, शादी। गार्जियन के हिसाब से आप बस फाइनेंशियली प्रोवाइड कर दीजिएगा जो भी चीज का जरूरत है। जरूरत है वही सब देंगे। अच्छा हाँ बोलिए बोलिए। उनसे हम लोग जैसे मिले, हमारे पास जैसे मुस्लिम महिला का दादी है, उनकी कॉल आया, तो हम लोगों ने पहले वही सोचा कि उनके रीति रिवाज क्या देंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आया। फिर जब हम लोग मिलने गए उनसे, उनकी जो स्थिति देखी, बोले नहीं इनको तो करना चाहिए। काफी स्थिति देख के आप रो देंगे उनका जो, क्योंकि गरीब परिवार से। उसके पापा बेड पर, मम्मी है नहीं, अच्छा पापा हिल-डुल नहीं सकते हैं, विकलांग है, और दादी जो है वो जो है उसको बड़ी की पोस पास के, और अभी इतनी वो मतलब असमर्थ है कि शादी कहाँ से करेंगे, और अगले मंथ में उसकी शादी है। फिर मैं गई, हम और हमारी प्रेसिडेंट रानो जी, फिर हम दोनों गए, उनसे मिल करके, और तब उनकी पूरी कल्चर, उनका सारी चीज़ें समझे, उन्होंने बोला, तब हम लोग बोले कि नहीं सब कुछ ऑलमोस्ट वैसे ही होता है, कुछ चीज़ें जो है जो हम लोगों में यूज होती है उनमें नहीं होती है, तो उन सारे चीज़ों की व्यवस्था करके नेक्स्ट मंथ में हाँ 15-16 तक कोशिश है कि उनको सारे चीज़ें उनको हैंड ओवर, हाँ सारे चीज़ें उनको प्रोवाइड कर देंगे, और कोशिश रहेगी उनके रीति रिवाज पता नहीं है, लेकिन वहाँ खड़े होकर के उनकी व्यवस्था देखूँ, कोई कमी ना हो। कमी नहीं हो। दो देख सकते हैं कितना नोबेल काम है ये महिलाएं कर रही है। आप देख सकते हैं किसी का घर बसा देना ये पुण्य का काम माना जाता है। आज के टाइम पे ये कलयुग चल रहा है, आज के टाइम पे ऐसा कोई करता नहीं है। लेकिन मैम मेरा सवाल आपसे एक और है कि आप लोग सिर्फ यही शादी वादी ही करवाते हैं कि इसके अलावा भी कुछ करते हैं? मान लीजिए कि कोई बच्ची फंसी हुई है, किसी मुसीबत में फंस गई, क्योंकि आजकल देख रहे हैं बहुत सारी रेप की घटनाएं, इस तरह की जो घटनाएं हैं, दुष्कर्म बहुत हो रहा है। तो इस तरह में अगर कोई बच्ची फंसती है, किसी को मतलब तकलीफ में है, तो उसमें आप लोग सपोर्ट करते हैं उसको? बिल्कुल, हमारा जो संस्था है वो सिर्फ शादी को लेके नहीं है, मतलब ये सोशल के हर फील्ड में, चाहे अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई केस आती है, किसी को आधी रात में ब्लड की ज़रूरत हो, अच्छा 10 मिनट में उनको ब्लड हाजिर पहुंचा दिया जाता है। पहुँचा, हाँ, अगर मतलब होता है ना कि डोनर भी अगर चाहिए हमारे पास वो भी अवेलेबल होते हैं, और ब्लड भी चाहिए, वो ब्लड वो ग्रुप का अभी अवेलेबल होते हैं, कि उनको जिस भी रात में, अगर वो 2 बजे रात में भी कॉल आए, हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास मतलब हम लोगों से सिर्फ उनसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर कौन से ग्रुप का है ब्लड ग्रुप, और डॉक्टर कितने यूनिट प्रोवाइड किया है, आप बस वो प्रिस्क्रिप्शन मुझे भेजिए, वो भेजते हैं व्हाट्सएप पे ही। उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ ब्लड कैंप वाले से, और उनके यहाँ बस 10 मिनट मुझे भेजने होते हैं, और वो तुरंत, और सुबह मेरे पास कॉल आते हैं कि पेशेंट इज़ फाइन। तो ऐसे लगभग अभी तक 32 से 35 लोगों को ब्लड जो है हमारे संस्था द्वारा 32 से 35 लोगों को ब्लड दिया जा चुका है। अभी हाल में भी कितने सारे केसेस आए हैं, एक पेशेंट डिलीवरी पेशेंट थे, उनका हीमोग्लोबिन कम था, उनको डॉक्टर नहीं ले रहे थे एडमिट, क्योंकि ये जेन्युइन है, बचाना थोड़ा रिस्की है इसमें। फिर इसमें भी हमारे जो है डोनर वो अवेलेबल थे कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें ब्लड जो है एट ए टाइम उनको मिल जाएगा, और डॉक्टर ने रिस्क लिया, और ये आपकी निज जन्माष्टमी के दिन की बात है, और पेशेंट भी ठीक, बच्चे भी ठीक, और आज देखिए उनके पास से कॉल आया, या फिर कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो अगर किसी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है तो उस टाइम पे आप लोग कहाँ रहते हैं? लड़की का मदद करते हैं? उस समय भी मेरी कोशिश रहती है कि पहले तो उनके घर वालों को पहले समझा के, पहले उनकी घर की स्थिति परिस्थिति से पहले अस्थिर करो, और उसके बाद रहती है कि कानून से एक सवाल होती है कि उस समय आप पहले उन दोषियों को आप उनको पकड़ के उन पे कार्रवाई कीजिए, और दूसरा उस लड़की के लिए हम लोग की संस्था से इतनी होती है कि समाज उसको उस नज़र से ना देखे कि ये एक रेपिस्ट इज्जत बना लड़की है। अच्छा हाँ, ये चीज़, हाँ, ये हम लोग का होता है कि होता है ना कि अब अगर किसी लड़की का मर्डर हो गया, वो करके रेप करके मर्डर कर दिए, उस स्थिति में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग के कानून से उस समय लड़ाई होती है कि आप उस रेपिस्ट को पकड़ करके सरेआम उनको उसी तरह का सज़ा दीजिए जिस तरह से उन्होंने उस बच्ची के साथ करके काम किया। सो है, अगर कोई बच्ची उससे अग्रसित होके बच जाती है, तो फिर उसके लिए हमारा होता है कि वो समाज में इज्जत की ज़िंदगी जिए, और उसको जगह-जगह हम लोग
खड़े करते हैं कि ये लड़कियों को आप उस नज़र से ना देखें। लड़की की तो गलती ऐसे भी नहीं है, गलती जिसने किया है उसकी ये हमारे आपकी तरह नॉर्मल है और हमें इसके समाज में वही इज्जत वही प्रतिष्ठा चाहिए और वही प्रतिष्ठा के साथ ये समाज में जीने का इसका पूरा हक है जो हम आप ही देंगे। अच्छा मैम एक बात बताइए, आप लोग इतना डेंजर काम करते हैं, डर नहीं लगता है? नहीं देखिए, जब इसमें आए हैं तो डरेंगे तो फिर काम कैसे होगा? डरेंगे तो काम कैसे होगा? हाँ, डरना मान नहीं लीजिए है। इतना माफिया उफिया चलता है, कोई मान लीजिए आप लोग के ऊपर कुछ हमला कर दे, कुछ भी कर दे आज के टाइम पे, तो वो तो चलता ही रहेगा, वो तो जब तक जीवन है चलता ही रहेगा, लेकिन हम लोगों को संभल संभल कर काम करना है और डरना नहीं है। और डरेंगे तो फिर आगे का इतना जो महिलाएं जो आगे इतना काम कर रही है, देख रहे हैं देश में जेंट्स से ज्यादा महिला जो आगे बढ़ रही है, तो हम लोगों की देखकर उससे साहस मिलता है, हम लोग को कुछ करने का मन करता है। तो हमसे किसी का अच्छा हो जाए, भला हो जाए, तो इसमें डरने का क्या बात है? सही बात। और और सारा हस्बैंड को भी सपोर्ट मिल रहा है, इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसी के सपोर्ट से आज हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग इतना डेंजर काम करते हैं, मतलब इतना खतरनाक काम है, मान लीजिए किसी को, क्योंकि वो सब जो पुलिस केस चल रहा होता है तो उसमें बहुत सारा लफड़ा रहता है, तो इसके लिए हस्बैंड जो इतना ताकत आप लोग को देते हैं, बहुत सारे हस्बैंड तो हाथ खड़ा कर देते हैं, कोई जरूरी नहीं है बाहर जाने का, घर में रहो, रात में क्यों, किसका फोन आ रहा है, 75 सवाल होता है। एक केस मैं शेयर करूंगी, आप बोलते हैं डर वाली बात है। एक केस मेरे पास आया जो बैरिया गोलंबर के पास एक लेडीज के पास जो 9th मंथ की प्रेग्नेंट थी अच्छा और उनके साथ कुछ जेंट्स ने गलत किया क्योंकि वो नहीं देखते। क्या गैंग रेप था क्या? 3-4 लोगों ने उनके साथ गलत किया उस और वो महिला जो है उसको आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं कह सकते और पूरी तरह से गलत भी नहीं बोल सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि आधी दिमाग से थोड़ा सा अच्छा वो मतलब वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थी वो और उसके साथ गलत हो गया था। गलत हुआ और 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी और उसके साथ 5 साल का बच्चा था। अच्छा प्रेग्नेंट ले वो मेंटली थी और प्रेग्नेंट भी थी, उसके साथ रेप कर दिया। रेप कर दिया, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था। और मेरे पास जब रात को 7 बजे कॉल आया, जैसे अभी आपने बोले कि हस्बैंड, वाकई मेरे हस्बैंड उस समय डरे कि रात में जाओगी कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर अगर कुछ ऐसा तुम पे हुआ तो फिर कहाँ जाए तुम, मतलब तुम्हें कुछ होगा तो हम कहाँ जाएंगे। ये चीज़ें हुआ, मैं किसी तरह रात काटी, सुबह में मैं इनके साथ वहाँ गई। जो इसकी स्थिति आप देखते आप रो देते। और वहाँ इतने लोग थे, कोई उसकी दर्द पूछने के लिए, कोई उसको एक कप चाय देने के लिए, कोई वहाँ खड़ा होने के लिए एक लोग वहाँ पे नहीं थे। जब मैं गई वहाँ पे, उनकी मैं जैसे ही मैं हाथ रखी कंधे पर, वो मेरा दोनों हाथों से मतलब मैं मुझे पकड़ के वो रोने लगी वो लड़की तुरंत। तो फिर वो मेंटली सोचिए, मेंटली लड़की जो लड़की डिस्टर्ब है वो भी आपको पकड़ ली, वो रोने लगी। वो उसका बच्चा वहीं पे था। मैं चाय बिस्किट मंगा के पहले दी कि पहले आप खाइए। उसके बाद फिर मैं अपने डॉक्टर से, और मुझे उस समय जितना दिमाग में आया, मैं कुछ मीडिया से भी कांटेक्ट की कि अभी क्या करना चाहिए मुझे। सो है और मैं उनको ले करके और सदर हॉस्पिटल में आई। वहाँ के सदर थाने वाले केस को दर्ज किए और उसके बाद वहाँ तक उन्होंने कहा कि आपकी जवाबदेही खत्म, अब यहाँ से मेरी जिम्मेदारी है। पुलिस ने बोल दिया, मैं उनको सौंप दी। मैं वहाँ से सारी चीजें अपनी डिटेल देके घर आ गई। रात को 7 बजे कॉल आया कि नॉर्मल बेबी हुई है, लड़की हुई है और थोड़ी सी जो उनके साथ गलत हुआ है उस कारण से बच्चे पे इसकी असर पड़ी है। तो बच्चे की थोड़ी सी स्थिति थोड़ा नाजुक है और वो आईसीयू में है। पेशेंट ठीक है। मैं उसी रात को मैं कुछ सामान लेके गई, मिल उल के आई। फिर अगले दिन सुबह गई मैं, और उस महिला को आप देख लेते हैं, जो मुझे पकड़ करके जैसे मैं बोल रही थी मेरी वो सुन रही थी, किसी का नहीं सुन रही थी, अब मेरी सुन रही थी। मैं हाथ पकड़ के उसको आईसीयू में लेके गई, वो आईसीयू में मेरे साथ भी गई, अपने बच्चे को गोदी में भी रखी वो। फिर उसको मैं डाल करके सीट पर फिर मैं उसको लेके आई। आज वो महिला जो है वो भिक्षुगिरी में है। बच्चे उसके, क्योंकि मेरे पास ऐसे आते रहते हैं बहुत सारे कि किसी की 10 साल शादी हो गई, किसी की 15 साल हो गई, जो एक बच्चे के लिए भी तरस रहे हैं। तो कोशिश रहती है कि उनके, लेकिन क्या है कि ये केसेस चली गई थी प्रशासन में, तो फिर मैंने ये दत्तक गृह में मैंने इस बच्चे को सौंपा। एक बार प्रशासन में चला गया तो फिर तो आप आज वो बच्चे जो है वो किसी न किसी घर में अच्छी जिंदगी परवरिश उसको मिल रही होगी। जो बच्चे 5 साल के थे, वहीं के एक उस समय जो एसएसपी थे, उन्होंने उस बच्चे को अपने हैंड ओवर ले लिया। और इस तरह से न जाने और कितने भी केस आए हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना कि हिम्मत थोड़ी आती चली गई। चलो रात को भी अगर 10 बजे कॉल आएगा, हस्बैंड ये नहीं कहेंगे किसका कॉल है, बस इतना कहेंगे कोई जरूरत वाला ही होगा। पहले क्या था, किसका कॉल है,
अब अगर कोई 2 बजे रात में भी कॉल आएगा, कोई ज़रूरत का ही कॉल होगा, उठाओ देखो क्या ज़रूरत है। तो देखिए ऐसे भी हस्बैंड है, सैल्यूट है ऐसे हस्बैंड को। अच्छा लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग इतना मतलब नोबेल काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए और भी अगर आपके साथ मेंबर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? मतलब मान लीजिए और भी जो महिलाएं हैं इस वीडियो को देख रही है, तो वो अगर आपसे संपर्क करना चाहे या जुड़ना चाहे, आपके साथ काम करना चाहे, तो क्या मतलब वो काम कर सकती है, या 3 का दोस्ती बन गया बस हो गया? हम लोग 10, हम लोग 20 है हम लोग। अच्छा आप लोग 20 लोग? हाँ, अकेले नहीं। अभी और कोशिश करें कि और भी जुड़े तो अच्छी बात है, और भी जुड़े? तो मदद मिल जाएगी ना। हाँ। जितना जितना जुड़े उतना अच्छा होगा ना। अच्छा डर नहीं लगता है? नहीं, डर किस बात की है? सच्ची एक रत्ती भी डर नहीं? क्यों नहीं, डर नहीं। जब ऐसा तबीयत ठीक नहीं है तब आने में थोड़ा लगता है कि कहाँ जाए, नहीं तो ऐसे तो लगता है कि नहीं जाना अच्छा चाहिए। वो तो आलस हो गया, वो डर नहीं है, वो तो हाँ, आलस हो गया। नहीं ऐसे कोई डर नहीं है। सही बात। ये हम लोग का ऑल ओवर इंडिया लेवल पे काम होती है। अच्छा, एक ये all over मुजफ्फरपुर India? में नहीं, हमारे पास मेडिकल से रिलेटेड लखनऊ से भी केसेस आते हैं कि मैम जो देखिए ना ऐसे ऐसे क्या करें हम। वहाँ के भी कुछ डॉक्टर हैं, और दिल्ली से भी केसेस मेरे पास आते हैं, हैदराबाद से भी आते हैं। एक केसेस मुझे नेपाल से भी आए थे। और मैं बहुत प्राउड अपने आप को फील करती हूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लगभग 250 डॉक्टर की एक ग्रुप बनी हुई है, जिसकी एडमिन मैं हूँ। और कोशिश रहती है कि जिस भी एरिया के, जिस भी सिटी के और जिस भी शहर के केस हो, मैं सिर्फ डालती हूँ ग्रुप में, उस शहर के डॉक्टर्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि अगर बहुत नीडी है तो सर थोड़ी मानवता दिखा करके अगले की पूरी हेल्प कीजिए। और अगर पेशेंट जो है थोड़े पैसे वाले अच्छे हैं तो फिर आप ट्रीटमेंट सही कीजिए। हाँ, लेकिन जो आपका जेन्युइन है उस तरीके से आप उनसे फ़ायदे भी ले सकते हैं। तो देख सकता है, इसलिए मैंने इन महिलाओं को स्टार्टिंग में ही कहा था दबंग महिलाएं, क्योंकि इन्होंने तहलका मचा कर रखा है बिहार में अपने कामों से। ऐसा नोबेल काम ये महिलाएं कर रही है, 3 महिलाएं, लेकिन अभी और इनके जो मेंबर है वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है। नहीं तो 20 से 25 ना, 20 से 25 महिलाएं हैं जो कि पूरे अभी पूरे इंडिया लेवल पे इनका काम जो है नोबेल काम है। सरकार को इस पे नोटिस करना चाहिए और सरकार को कुछ तो करना चाहिए, इनकी मदद करे। एटलीस्ट नहीं हो तो पैसा नहीं दे सकते तो मेडल ही दे दे भाई। अभी हाल में एक केस हुई थी और पूरा शहर जाना था, कोर्ट परिसर में एक बंदे आत्मदाह कर लिए थे मात्र 3 डेसिमल जमीन के लिए। और उस समय क्या था कि प्रशासन हरकत में नहीं आई, उसको दौड़ा रही है, इस चक्कर में बेचारे के घर में खाने पे भी आफत। अच्छा। और एक दिन अचानक वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि अब ना मुझे सरकार सुन रही है, ना कानून सुन रही है, ना ही घर वाले भी अब जो है खाने को ललायत हो गए और हमें बोलते हैं कि सब आपके कारण हो गया। अब उन्होंने इसमें आकर के उन्होंने आत्मदाह कर लिया कोर्ट परिसर में, आत्मदाह कर लिया। और उसके बाद वो लगभग कुछ दिन वो रहे हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद क्या हुआ कि कानून थोड़ी हरकत में आई उसके बाद, लेकिन जितने भी जो प्रशासन के जितने भी एमएलए विधायक थे सब उनके घर जा रहे थे, मिल रहे थे, वार्ड पार्षद से लेके मेयर उपमेयर मतलब सारे लोग सब जा रहे थे, मिल रहे थे, मिल के आ जा रहे थे, लेकिन उनके लिए खड़ा किसी ने नहीं हुआ, उनके लिए मदद किसी ने नहीं किया। फिर उनको किसी ने मेरा नंबर दिया, वो मुझे कॉल किया। मैं बोली कि ये सुन रही थी बट उस समय तक मुझे सारा बात नहीं पता था इस घटना के बारे में। फिर मैं गई, मिली उनसे, सारी घटना की मैं जानकारी ली। तो मैं जो उनके घर की स्थिति देखी, मैंने पहले तो इनको पहले कुछ खाने पीने की, पहले इनकी आर्थिक स्थिति वो पहले ठीक किया जाए, बाद में फिर इनके लिए सोचा जाएगा क्या करना है। फिर हम लोगों ने सब मिल कर के उनको 1 महीने का पहले राशन दिया कि पहले आप पहले घर की स्थिति सही कीजिए, सब खाइए पीजिए, 2 दिन में हम आपसे मिलते हैं। 2 दिन बाद उनसे मैं मिली और उनकी सारी मैटर को समझ के उनकी पूरी पेपर को लेकर के मैं डीएसपी से मिली, उनको मैं बोली, सीओ है रिस्का जी, मैं उनसे भी मिली, मतलब डीएम है, मैं उनसे मिली। और उसके बाद हम लोग के मिलने के बाद उसके बाद देखिए कि आज के डेट में उनको वो 3 डेसिमल ज़मीन भी मिल गई है। जो डेथ हुए उनका मुआवजा भी उनको मिला। आज उनके घर में की स्थिति बहुत हद तक ठीक हो गई है और आज वो बोलते भी हैं कि इतने लोग थे, मतलब कहते हैं ना कि इस मदद के बाद हमारे संस्था के खिलाफ कितने एमएलए विधायक हो गए और उनसे पर्सनली उनको बोला गया कि तुम हमारे पास क्यों नहीं आया, उनके पास क्यों गया। तो मेरे पास वो कॉल किए कि ऐसे ऐसे मुझसे बोला जा रहा है। तो हम उनको बोले कि जो भी है, नेता हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता होगा वो दौड़ेंगे, वो मदद करेंगे, क्योंकि उनके साथ सारा लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास वो पावर है,
वो कानून को भी वहाँ बुला सकते हैं, किसी से भी वो कांटेक्ट करके उनकी मदद दिलवा सकते हैं। हमारे पास उतनी पावर नहीं है, हम एक कोशिश कर सकते हैं बस। तो उन्होंने क्लियर अगले को जवाब दिया कि आपने तो सुना नहीं हमारा, लेकिन वो एक महिला होकर के, उनका महिला का संगठन होकर के उन लोगों ने पहले हमारे घर की स्थिति सुधारी, उसके बाद फिर प्रशासन से लड़ करके आज मुझे सारा चीज़ दिलवा करके और मुझे हम लोगों पूरी परिवार को इस लायक बना दिया कि अब लग रहा है कि कमी खल रही है कि घर के जो मुखिया हैं, गार्जियन है, वो आज नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो उनके वजह से आज हमारे परिवार में हो गया कि जो बच्चे हैं उनको हम अच्छे से परवरिश और अच्छे से व्यवस्था दे सके। तो हम लोग को और क्या चाहिए? यही दुआएं जो मिलती है हम सारे टीम को, और हम लोग इसी दुआओं को पाने के लिए कि किसी का सर हाथ हमारे सर पे आ जाए। वृद्धाश्रम जाते हैं, जब वहाँ की महिलाएं वहाँ के जो वृद्ध हैं, हम तो कहते हैं हमारे एक माँ बाप से मायका है, और हम जब भी वहाँ जाते हैं वृद्धाश्रम तो कहते हैं तुम तो अपने मायका आए हैं। मेरे यहाँ एक माँ बाप नहीं, अनेक माँ बाप हैं, और इनके लिए मैं जितना करूँ कम है। और आज एक आवाज़ हमारी टीम में सब चली जाए और एक आवाज़ उनके कान में पड़े, सब कितने खुश हो जाती हैं। अनाथ आश्रम है, वहाँ चली जाऊँ, एक आवाज़ उनके कान में पड़े हमारी टीम का, खुश हो जाती है कि आज आई है, हम लोग के साथ 2 घंटा बिता के जाएंगी। तो हम लोग को और क्या चाहिए? हम लोग इसी के लिए, इसी दुआ के लिए, और जो हम लोग के हस्बैंड भी सपोर्ट में हैं और करते हैं, तो ये नहीं कि हाँ हमें इससे कोई फ़ायदा है, लालच है, सो नहीं। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इनकी दुआओं से हम लोग जो है ना वो चल रहे हैं। और कहते हैं ना कि संपत्ति सबके पास बहुत है, जितना टिकना होगा उतने टिकना होगा, जितना निकलना होगा निकलेगा ही। कोई वो कहते हैं ना कि वो बांध के रखने वाली चीज़ नहीं है। तो क्यों ना हम किसी इस संपत्ति को, अगर हमारे पास भगवान ने दिया है, तो इसको अच्छे कामों में, अच्छे लोगों में, ज़रूरतमंद लोगों में, जो वाकई में इसके लिए तरस रहे हैं कि कोई आके हमें 2 वक्त का खाना दे दे, हमें कोई हमारे घर की स्थिति संभाल दे, हमारे बच्चियों को संभाल दे। तो कोरोना काल में आप देखे होंगे कि कैसी स्थिति थी। एक अपने घर के लोग अपनों से दूर। सही बात। हमारी टीमें उस समय जो खड़ी थी, और हमारे टीम में से कोई भी पॉजिटिव नहीं हुई, और हम लोग हर वो एरिया में जा करके उनसे हाथ मिला करके, उनको दे करके, उनसे मिल करके आते थे। घर में आने के बाद फ्रेश व्रेश हुए, सैनिटाइज किए, फिर जैसे है वैसे सबके साथ हैं। अभी तक हम लोग पॉजिटिव नहीं हुए। तो कहते हैं कि लोग कहते हैं ना ईश्वर नहीं है, ईश्वर है। पहले ईश्वर को देखना है तो अपने अंदर देखिए, सही बात है। ईश्वर दिख जाएगा। देखिए, इनका काम जो है वाकई मतलब काबिलिए तारीफ है। जितना हो सके आप लोग इन महिलाओं को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे भी चाहें सपोर्ट कर सकते हैं, पैसा से करें या फिर ऐसे जुड़ कर सकते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस वॉच चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।